वेलकम टू क्रेजी जी के स्ट्रीम। कल की क्लास में हमने उत्तर प्रदेश की झीलें और 3 नदी गंगा, यमुना और रामगंगा इन तीनों को डिस्कस किया था। और आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश की बची हुई सभी नदियों को कवर करेंगे। अगर आपने कल की वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले राप्ती नदी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, राप्ती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? नेपाल की लघु हिमालय श्रेणियों में धौलागिरी के दक्षिण में रुकुमकोट के निकट इसका उद्गम हुआ है। यह घाघरा और सरयू की सहायक नदी है। तो जो राप्ती नदी है वो घाघरा और सरयू की सहायक नदी है, यानी ये घाघरा और सरयू में जाकर के मिल जाती है। उत्तरी भाग में इस नदी की एक मुख्य धारा बूढ़ी गंडक के नाम से भी जानी जाती है। तो उत्तर प्रदेश में उत्तरी भाग में एक मुख्य धारा बहती है इसकी, जिसका नाम है बूढ़ी गंडक। तो इसकी उस मुख्य धारा को बूढ़ी गंडक के नाम से जाना जाता है। याद रखना है आपको। देवरिया के बरहज में ये घाघरा नदी में मिलती है। तो उत्तर प्रदेश का जो देवरिया जिला है उसमें एक जगह का नाम है बरहज, वहाँ पर जाकर ये घाघरा नदी से मिल जाती है, यानी ये घाघरा नदी की सहायक नदी है। अब देखिए इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। तो रोहिणी, अमी और अरुण, ये तीनों नदियाँ इसकी सहायक नदी है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर जिला है वो राप्ती नदी के किनारे बसा है। इसके बाद बात करते हैं चंबल नदी की। तो देखिए, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? मध्य प्रदेश में एक जगह का नाम है मऊ, जो इंदौर जिले में पड़ता है। मऊ के निकट जानापाऊ पहाड़ी है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश में मऊ के निकट जानापाऊ पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। इसके द्वारा अपने मार्ग में बीहड़ों का निर्माण किया गया है। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर ये चंबल नदी बहती है वहाँ की मिट्टी का अपरदन होता है, जिससे वहाँ पर नालियों की तरह की शेप बन जाती है, जिसे बीहड़ कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी से मिलती है। तो उत्तर प्रदेश का जो इटावा जिला है वहाँ पर ये यमुना नदी से मिल जाती है। तो ये यमुना नदी की क्या है? सहायक नदी है। अब देखिए चंबल नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो काली सिंध, पार्वती और बनास, ये तीनों नदियाँ चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य सीमा बनाती है। तो भारत के 3 राज्यों से ये सीमा बनाती है। कौन कौन से राज्य है वे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसके बाद है हमारा बेतवा नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो विंध्याचल श्रेणी में रायसेन। रायसेन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। रायसेन जिले के कुमरा गांव से इसका उद्गम होता है। यह यमुना की सहायक नदी है, यानी ये यमुना में जाकर के मिल जाती है तथा हमीरपुर के निकट यमुना में मिलती है। तो हमीरपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे। और इस नदी पर परीछा बांध स्थित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितने ही एग्जाम में पूछा गया है कि परीछा बांध किस नदी पर है। तो आपको याद रखना है बेतवा नदी पर यह बांध है। उसके बाद बात करते हैं सिंध नदी की। सिंध नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? इसका उद्गम हुआ है राजस्थान के टोंक जिले में नैनवास के निकट से इसका उद्गम हुआ है। और ये जगमनपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में पड़ता है, वहाँ पर ये जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। उसके बाद है टोंस नदी। देखिए टोंस नदी गंगा की सहायक नदी है, यानी ये भी गंगा में जाकर के मिल जाती है। और इसकी सहायक नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदी कौन सी है? बेलन। बेलन इसकी सहायक नदी होगी। और ये गंगा में कहाँ पर मिलती है? जाकर प्रयागराज के पास। तो प्रयागराज को पहले किस नाम से जाना जाता था? इलाहाबाद। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज है। उसके बाद है केन नदी। केन नदी को कर्णवती नदी भी कहते हैं, आपको याद रखना है। और केन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो कैमूर की पहाड़ियों से। कैमूर की पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश। तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में कैमूर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और भोजहा के निकट यह यमुना में मिल जाती है। घाघरा नदी। घाघरा नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो तिब्बत पठार पर स्थित मापचाचुंगो हिमनद, यानी मापचाचुंगो एक ग्लेशियर है तिब्बत पठार पर, उससे ये निकलती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1080 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसके अन्य नाम की बात करें तो इसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो सरयू नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बसा हुआ है? अयोध्या। एग्जाम में पूछा जाता है कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपको याद रखना है सरयू नदी। और सरयू नदी किसका नाम है? घाघरा नदी का नाम है। पर्वतीय प्रदेश में यह कर्नाली और मैदानी प्रदेश में घाघरा कहलाती है। तो देखिए, जब घाघरा नदी पर्वतीय प्रदेश में बहती है तो इसको जाना जाता है कर्नाली के नाम से, और जब ये मैदानी प्रदेश में बहती है तो इसको बोला जाता है घाघरा। यह छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। तो छपरा कहाँ पर है? बिहार में। तो जब ये बिहार में बहती है तो बिहार में एक जगह का नाम है छपरा।
तो छपरा के निकट ये गंगा में मिल जाती है। तो ये गंगा की सहायक नदी है। अब देखिए घाघरा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो शारदा, राप्ती, बूढ़ी गंडक और तमसा नदी, ये चारों घाघरा नदी की सहायक नदी है। अब देखिए ये 3 देशों में बहती है। कौन कौन से, चीन, नेपाल और भारत, इन तीनों देशों में ये प्रवाहित होती है। आयतन की दृष्टि से गंगा की ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर मैं आपसे पूछूं आयतन की दृष्टि से, तो आपको बताना है घाघरा नदी। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। और गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, घाघरा। और आयतन की दृष्टि से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, घाघरा है। कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद है सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो अमरकंटक की पहाड़ियों में शेषाकुंड नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। तो अमरकंटक की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य में अमरकंटक की पहाड़ियाँ है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। यह उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ हैं बनास, गोयद, रिहंद, कन्हर, जोहिला, महानदी, उत्तरी कोयल इसकी प्रमुख सहायक नदी है। अब देखिए जो इसकी सहायक नदी है रिहंद नदी, उसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे कि रिहंद जल विद्युत परियोजना का संबंध किस नदी से है, तो रिहंद नदी से इसका संबंध है। इस नदी पर एक बांध बनाया गया है, उसके जल को एकत्रित किया जाता है गोविंद बल्लभ पंत जलाशय में। और ये जलाशय भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अगला है हमारा गोमती नदी। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है, मैदानी क्षेत्रों से इसका उद्गम होता है। और फुल्लर झील इसका उद्गम स्रोत है। फुल्लर झील को गोमत ताल या माधो टांडा झील भी कहते हैं। तो फुल्लर झील जो कि पीलीभीत में है उसको गोमत ताल या माधो टांडा झील भी कहते हैं। यह गाजीपुर के निकट कैथी नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। तो जो गोमती नदी है वो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। गाजीपुर के निकट एक जगह का नाम है कैथी। तो कैथी नामक स्थान पर यह गंगा में मिल जाती है, यानी ये गंगा की सहायक नदी है। इसे वशिष्ठ ऋषि की कन्या भी कहते हैं। तो वशिष्ठ ऋषि की कन्या कौन सी नदी है, गोमती नदी को वशिष्ठ ऋषि की कन्या भी कहते हैं। अब गोमती नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, सई, चोहा और सुखेता, ये तीनों नदियाँ गोमती नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब गोमती नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश राज्य का लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर, ये तीनों शहर गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे शारदा नदी। इसे काली नदी, महानदी और गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यानी शारदा नदी के अन्य नाम क्या क्या है, काली नदी, महानदी और गौरी गंगा। इसकी उत्पत्ति यानी इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो मिलाप ग्लेशियर है उत्तराखंड में, वहाँ से इसका उद्गम होता है। अब ये यूपी में प्रवेश करती है। उसके बाद तो यूपी में पीलीभीत जिला है यूपी का, वहाँ पर यह प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। यह घाघरा की सहायक नदी है तथा सीतापुर में मिलती है। अब ये घाघरा की ट्रिब्यूटरी है जो कि सीतापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है सीतापुर। तो सीतापुर में ये घाघरा नदी से मिल जाती है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और सीतापुर में प्रवाहित होती है। तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और सीतापुर में प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो गौरी, सूरज और रामगुन, ये तीनों इसकी सहायक नदियाँ है। लास्ट है हमारा गंडक नदी। इसका अन्य नाम क्या है, नारायणी, सदानीरा और शालिग्रामी नदी। नारायणी, सदानीरा और शालिग्रामी नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका उद्गम या इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसकी उत्पत्ति हुई है तिब्बत से। देखिए नेपाल में जब काली गंडक और त्रिशूल गंगा जब आपस में मिल जाती है तो बन जाती है गंडक नदी। यानी इससे आगे ये प्रवाहित होती है किस नाम से, गंडक नदी के नाम से। यह यूपी के महाराजगंज और बिहार के कुशीनगर से होकर बहती है। तो उत्तर प्रदेश में ये कहाँ से होकर बहती है, महाराजगंज, और उसके बाद बिहार में ये कुशीनगर से होकर बहती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने कल की वीडियो को नहीं देखा है तो कल की वीडियो को आप जरूर देखें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।